हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी को पता है कि हम जो एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने हिंदी का कंप्लीट कर लिया है और हिंदी का मैराथन भी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जिस पे आप जाकर यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। उसके साथ जो है आज हम बात करेंगे 2018 का जो पेपर आप देख रहे हैं ये साइकोलॉजी का है, जिसे बाल विकास भी कहते हैं। मैंने हिंदी का कंप्लीट कर दिया, साइकोलॉजी का भी सारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट पेपर है, आज 2018 का कंप्लीट करेंगे। सभी को पता है कि 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 का पेपर सेम टू सेम रिपीट हो गया था, एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पेपर हम मेरे तरफ से रहेगा और 2021-22 का जो पेपर रहेगा 2017 का रिपीट हुआ है, तो मैं नहीं कराऊंगी 2021-22 का, ठीक है ना, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सेम टू सेम पेपर रिपीट हुआ है, आप जाकर एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि जिसने दिया था उनको भी पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 का पेपर है। प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 का प्रथम प्रश्न पत्र है और व्याख्या सहित यहाँ पर हल आपको मिलेगा। परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 18 नवंबर 2018 का है। उसके साथ मैं बता दूं, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मैं यूपी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों मेरा क्वालिफाई है और प्लस सी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों क्वालिफाई है। और फिलहाल मैं एस टेट पेपर 1 पास करके क्लास 9th-10th साइंस की टीचर बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो है अभी वर्किंग में हूँ। उसके साथ मेरा जो एमएससी जो है रनिंग में है। अब फिलहाल मैं इग्नू से एमएससी कर रही हूँ जो रनिंग है, ठीक है ना। तो ये मेरा इंट्रो था। मैं बीएससी प्लस बीएड हूँ और ये मेरी क्वालिफिकेशन रही। और मेरा जो देख सकते हैं ऑक्यूपेशन भी मैंने बता दिया अपना। फ़िलहाल मैं टीचिंग का काम ही कर रही हूँ, तो आपके समझ भी थोड़ा बहुत टीचिंग का ही काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का पेपर। मैं कहूँ कि वीडियो आपको लेंदी लगे तो 2x पे कर देखिए या फिर 1.5 पे करिए। जैसे आपका माइंड गेन करता है वैसे आप कर देखो, जैसा आपको सूटेबल लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बाल विकास एवं प्रशिक्षण विधि देखेंगे यहाँ पर। तो हम बाल विकास का ये लास्ट पेपर लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप अगर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये लास्ट वाला देखेंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर नहीं दिखेगा सर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं अभी पढ़ कर आ रही हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, देखिए कोहलर जो है एक संज्ञानात्मक जो कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे। और इनका कहना था जो हम सीखते हैं सूझ के द्वारा सीखते हैं। गेस्टाल्टवादियों का ये समर्थक थे, इसलिए गेस्टाल्टवाद में इनको ऐड किया जाता है और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ये संज्ञानात्मक का संकार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको क्या होता है कि माइंडसेट बनता है और आपको ज़्यादा क्या है उस चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। जब ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाता है और आगे आने वाले पेपर में आप अच्छा करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, एक्सप्लेनेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष यानी कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्वेश्चन 2 है, हालांकि आंसर आप लोगों ने देख लिया, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो सभी जानते हैं हम अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से ही जैसे कि स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों को आप क्या सिखाते हैं, आ है नी, माँ मामा, है नी, तब पहले मामा बोलते हैं फिर मामा बोलते हैं। तो हम क्या अक्षरों से कहाँ जा रहे हैं, शब्दों तक जा रहे हैं, है नी, अब्बा बुआ, है नी, ऐसे करते करते बच्चे जो है सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होते और होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी, तो ये समावेशी क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास। ऐसा क्लास जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, इंक्लूसिव यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को समावेश जहाँ होता है उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम कह सकते हैं लंगड़े लूले बच्चे जो कहते हैं स्पेशल बच्चे हैं उनको अलग रखेंगे और नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको अलग रखेंगे, ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे, चाहे स्पेशल बच्चे हों, चाहे जनरल बच्चे या नॉर्मल बच्चे हो, सभी को साथ में लेकर स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समावेशी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो आपको देख रहा है केवल विशिष्ट छात्रा, ऑप्शन बी सामान्य विशिष्ट छात्रा,
ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्रा, ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्रा। तो ऐसा नहीं है, सामान्य और विशिष्ट को लेकर जब साथ में चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समावेशी कक्षा कहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, आपको समावेशी कक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। ये जानकारी आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा शब्द परिभाषित करता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है अधोलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ में गणित की संबंधी अधिगम अक्षमता, यानी कि गणित की अक्षमता को कौन सा दर्शाता है, कौन सा दिखा रहा है कि गणित में आप असक्षम है, यानी कि आपको दिक्कत हो रही है, कौन सा शब्द बता रहा है ये बताना है। ऑप्शन ए निरसत्ता, शब्दी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, गणना। गणना हम गणित में ही करते हैं, तो दोष भी दिया है तो ये अक्षमता भी दिखा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणना दोष। और बाकी पठन तो हम कहीं भी देखते हैं, पठन दोष तो हमें हिंदी इंग्लिश में भी दिखता है। अनिरसत्ता संबंधित दोष भी हमें कहीं भी दिखता है, लेकिन जो गणना जो है गणित में ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है सभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर गणना दोष को और क्या कहते हैं याद रखिएगा। एक आता है गणना दोष के संबंध में अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार को कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना में कैलकुलेटर से याद रखिएगा, कैलकुलिया है नहीं, कैलकुलेटर क्या करता है, गणना करता है। तो डिसकैलकुलिया क्या हो जाएगा, गणना दोष को ही डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे हम लोग। फिर आ गया समावेशी, यानी समावेशीकरण से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी संवेदनशीलता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी नेगेटिव है। यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो 3 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमें बच्चों के लिए कभी नेगेटिव होना ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, संवेदनशीलता होना चाहिए। अब देखिए, अब जब विशिष्ट बच्चे और जनरल बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हो, सामान्य बच्चों को, तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा विशिष्ट बच्चों को और साथ में सामान्य बच्चों को लेकर चलने के लिए। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, आप में इमोशन नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करोगे, है नहीं। तो आप में क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सहन शक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक शिक्षक को इसीलिए कहते हैं शिक्षक बच्चे लाख गलती करेंगे, बच्चों की गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन शिक्षक एक गलती कर देगा तो उसकी गलती पहाड़ बन जाती है। इसलिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए और सूझबूझ के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा डी करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है। संवेग का कौन सा तत्व नहीं है, याद रखिएगा। संवेग का तत्व मतलब कि संवेग आने पे क्या क्या किस किस चीज़ों में चेंजेस आते हैं और किस में नहीं आते हैं, तो ऐसा ही तत्व हो जाता है। तो आप इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके बॉडी पार्ट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आपके शरीर में कौन से चेंज आते हैं, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है, तो ये क्या तत्व हो गए। तो हमारे व्यवहार में तो चेंज आता है, गुस्सा आएगा तो व्यवहार में चेंज आता है। हमारे दैहिक में जैसे दैहिक परिवर्तन भी होते हैं, यानी शारीरिक रूप से परिवर्तन, पसीना आना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, रोम 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 खड़ा हो जाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर संज्ञानात्मक, यानी मानसिक रूप से भी आप जहाँ भी संज्ञानात्मक आ जाता है ना, वहाँ मतलब होता है मानसिक रूप से। तो आप मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, आपका माइंड जो होता है गुस्सा हो जाता है और फिर काम करना बंद कर देता है, बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे संवेग के तत्व तो है। तो क्या नहीं है, संवेदी नहीं है, ठीक है। संवेदी मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन, तो संवेदी नहीं है इसका। बाकी सारी चीज़ें जो है संवेग के तत्व के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी देख सकते हैं यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जरूर, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देखने से आपको क्वेश्चन का नेचर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन कराने मुझे लग रहा है 2 घंटे लग जाएंगे एक्सप्लेनेशन कराने के साथ, ठीक है ना। इसलिए ताकि आपके समक्ष बहुत से ज़्यादा पेपर को मैं ले आऊँ कम समय में, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन को स्किप करना पड़ रहा है। अब अभी देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
देखिए संगणनात्मक अभी हम कर आ रहे हैं 2017 वाले में, फिर 2018 में संगणनात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछ दिया है। तो वहाँ पूछा था न्यूनतम स्तर क्या है, यहाँ पर पूछा है क्रम पूछ दिया है। तो अभी हमने क्या बोला था, सबसे पहले ज्ञान आएगा। तो ज्ञान कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, यानी हटा दे रहे हैं। तो बचा 2 ऑप्शन। पहला क्या है, अनुप्रयोग। हाँ, अनुप्रयोग पहले करेंगे या फिर अवबोध पहले करेंगे। अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं है तो आप आंसर लगा लोगे। देखिए हमने क्या बोला था, पहले नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होगी। और नॉलेज की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नॉलेज है और नॉलेज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं, अवबोध बोलते हैं। तो ज्ञान के बाद अवबोध किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो ये 2 चीज़ें, 2 स्तर आपको पता है ना। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, आंसर के ऑप्शन के अनुसार आप आंसर आसानी से टिक लगा लोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज्ञान होगा, अवबोध होगा, अनुप्रयोग यानी कि फिर उसका एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि जो हमने यूज़ किया है सही है कि नहीं है, फिर उसको सिंथेसिस करेंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि सही कितना हमने उसको गेन किया है, गेन नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये किसका है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। किसकी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। तो इसको हमें पढ़ना है, या फिर ब्लूम की हायरार्की भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हमें पढ़ना है, ब्लूम को नहीं छोड़ना है, ब्लूम को पढ़ना है। ब्लूम सीटेट में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अब यूपी टेट में भी इनकी इंपॉर्टेंस दिखने लगी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस 2 सालों से, आप कह सकते हैं 3 सालों से, क्योंकि 2017 का पेपर 2021 में रिपीट हुआ था। तो कह सकते हैं लगातार 3 सालों में ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया ही है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेनेशन देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार यही बातें कह रही हूँ। निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है, दयनीय, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक और सहानुभूतिपूर्व, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। देखिए तो यहाँ पर अगर स्वेच्छाचारी जो है थोड़ा सा रॉन्ग आंसर है। जनतांत्रिक होना चाहिए भाई, सहानुभूतिपूर्व शिक्षा होनी चाहिए, वांछनीय होते। स्वेच्छाचारी शिक्षा में अब अगर आप शिक्षण जो होता है स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, उसको प्री प्लान होना चाहिए। अगर प्लान से आप नई शिक्षा कर रहे हैं तो जो आउटकम निकलना चाहिए, बच्चों को जो आउटकम जाना चाहिए, आउटकम नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो भी शिक्षण होता है वो प्री प्लान होता है, बच्चों के अनुसार होता है, कितने समय में किसको ख़त्म करना है उसका भी प्लानिंग होता है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ करेक्ट होगा, बाकी जो है सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का जब प्रत्याशा सिद्धांत आप पढ़ेंगे ना, अभिप्रेरणा वाले चैप्टर में, मोटिवेशन वाले, तो इसका जो पहला ऑप्शन ही ये सही है, विक्टर ब्रून। अब देखिए मैंने डायरेक्ट आंसर क्यों बताया, क्योंकि इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको ये याद ही होना चाहिए कि प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है। ये रट्टा मार है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दिमाग लगा लोगे, कुछ भी कर लोगे। आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, तो विक्टर ब्रून ने दिया था। इसके अलावा कोई आपको दिमाग है तो बता दीजिए, उसके थ्रू करेंगे। तो कोई नहीं है, रट्टा मार है तो रटना ही पड़ेगा। तो मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष है, थोड़ा सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो सूचना प्रक्रियाकरण के ऊपर जो है ये संबंधित होता है। इसको भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देखिएगा, हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक्सप्लेनेशन से आप ना केवल 1 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन करेंगे, 1 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करते हुए एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है। और क्वेश्चन 11 में कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण की एक गति है, ना कि उद्देश्य। तो यही जो है मुझे लग रहा है सही है। कौशल स्थानांतरण की एक गति है, यानी कौशल अंतरण होगा तो उसकी गति होगी, ना कि एक उद्देश्य है कि हमें सिखाना। मतलब एक उद्देश्य तो होता है कि सिखाना ही है, लेकिन आप कौशल स्थानांतरण हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, एक गति के कारण हो रहा है, नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो थोड़ा सा सीटेट टाइप के, सीटेट की तरफ ये झुका हुआ दिख रहा है पेपर हमें। तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित निश्चित की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का जब सूत्र पढ़ेंगे तो 10-15 आपको शिक्षण का सूत्र दिखेगा, जिसमें हम बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सूत्र होता है। तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पहले सरल से कठिन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो क ख ग क्या है, एक सरल है, फिर उसका मिलाकर शब्द बना देंगे। शब्द क्या है, कठिन है, तो कह सकते हैं हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर चलेंगे, ठीक है ना। फिर दृश्य से अदृश्य की ओर चलेंगे। फिर उसके बाद निगमन से आगमन की ओर चलेंगे। ये गलत है, हमें पहले आगमन से निगमन की ओर चलना है। पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल बताएंगे बच्चों को। तो ये शिक्षण की विधि बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियाँ दी हैं, देख सकते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, विशिष्ट सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत, अनुभव से युक्ति युक्ति युक्त, प्रकृति के अनुकरण यानी प्रकृति के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद योजना बनाना होता है। हमने कहा कि कोई भी शिक्षण करने जा रहे हैं, पहले योजना बना कर जाइएगा, तभी शिक्षण कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, माइक्रो टीचिंग कितने मिनट्स की होती है, आई थिंक 36 मिनट की होती है। 6-6 मिनट का हर एक पीरियड होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए देर आर 6 to 7 स्टेप इन दिस, और हर स्टेप क्या होता है 6 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो हर किसी को क्या करना होता है, आपको एडजस्ट कर कर चलना पड़ता है कि इतने मिनट्स में आपको क्लास को समाप्त भी करना है, साथ में अपना आउटकम भी जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र प्रथम पद क्या होता है, योजना बनाना होता है। हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये WLN का सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा WLN। उसके साथ सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, प्रथम चक्र योजना बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 स्टेप दिया गया, और 6 स्टेप क्या होता है, 6-6 मिनट का होता है। पहला क्या है, पाठ का योजना बनाना। दूसरा शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेंगे कि कैसा बनाया कैसा नहीं पढ़ाया। अगर कुछ कमी है तो पुनः क्या करेंगे, उसका योजना करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः फीडबैक लेंगे, ठीक है ना। अगर सही रहा तो यहाँ पर क्या आउटकम आपका निकल कर आ जाएगा। अगर सही नहीं रहा तो फिर से आप अगले दिन योजना बनाएंगे, फिर उसी को शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शिक्षण ऐसे ही चलता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो अवबोध में क्या नहीं शामिल होता, अन्वेषण अवबोध में शामिल नहीं होता है। आई थिंक अन्वेषण को शामिल किया गया है, सॉरी अन्वेषण को शामिल किया गया है। 1 मिनट देखना पड़ेगा इसका आंसर। देखिए हम जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कुछ ही बोल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर अवबोध स्तर, ठीक है ना। जब हम अवबोध स्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्तरों की स्टडी करते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम एक्सप्लेन कर नोट्स जो है ECT टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा जब नोट्स में हम जाएंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ इसमें बताएंगे कितने स्तर होते हैं, हर किसी का कितना होता है। या जब अवबोध की बात करते हैं, अवबोध में 4 से 5 स्टेप आते हैं। उसमें जो पहला स्टेप अन्वेषण होता है, अन्वेषण यानी कि खोज करना, ठीक है ना। फिर उसका भी अलग अलग प्रकार से कुछ स्टेप आते हैं। अन्वेषण के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब आता है, ठीक है ना। तो अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल का, या फिर कह सकते हैं समझने के लिए या फिर खोज करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग से हम अलग अलग स्टेप्स के माध्यम से जो चीज़ें करते हैं, शिक्षण का काम करते हैं, उसमें जो शामिल होता है अवबोध में शामिल है। ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, अन्वेषण, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला देख सकते हैं यहाँ पर अवबोध स्तर के व्यवस्था के निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया। अन्वेषण, प्रस्तुतकरण, आत्मीकरण, परिवाक या वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। यानी कि जैसे कि आप खोजने जा रहे हैं, कुछ अवबोध कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं या शिक्षण कर रहे हैं, तो पहले इसमें क्या अन्वेषण करेंगे यानी खोज करेंगे। फिर उसको सबके समक्ष प्रस्तुतिकरण या फिर कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर उसको आत्मीकरण यानी खुद समझेंगे, खुद ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसको अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है ना। फिर बताएंगे आप सभी को, ठीक है। ऐसे करते हुए हम अवबोध स्तर के स्तरों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ऑप्शन ए है, मतलब यहाँ पर दिया है
आई थिंक कथन दिया हुआ है 3 और उसमें से यहाँ ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा सही है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड या संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सभी के पास पहुंचने, कोई भी चीज़ हो, सुविधा हो या सुधार हो, सभी के पास पहुंचे, उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हो, सारे ऑप्शन जो है पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं, तो वो सभी जो है कहीं ना कहीं सही है। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्नलिखित किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्र ने किस संवेदना, यानी कौन सा संवेदना, कौन सा सेंसरी ऑर्गन यूज कर जो है रिएक्शन दिया है या अनुक्रिया प्रकट किया है। तो इसका क्या ध्वनि है, ध्वनि संवेदना है भाई। तो सुनने की संवेदना यानी ध्वनि संवेदना से उसने अपना नाम सुना और फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया कि मेरा नाम बुलाया जाए तो मैं बोलूँ हाँ क्या बात है। तो क्या है, ध्वनि संवेदना है। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पियाजे के सिद्धांत के क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो हमने बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हमने लास्ट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष थी, दूसरी थी 2 से, पहला संवेदी, फिर दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी, तो तीसरा मूर्त था और चौथा औपचारिक था। ठीक है ना। तो ऐसे कर कर ये जो संक्रियात्मक अवस्था है, प्राक संक्रियात्मक, ये दूसरी अवस्था है और दूसरी अवस्था का एज क्या था, 2 से 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है ना। देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की यानी कि एक होता है पूर्व, एक होता है पोस्ट, यानी कि प्रे एंड पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज होता है। तो उसमें कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं बता रहा है। तो क्या नहीं है, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ करना, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत होना। तो देखिए, कोई भी बच्चा होगा तो उसको भविष्य की चिंता नहीं होती है नहीं। हम जब किशोरावस्था में एंटर करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे शारीरिक में परिवर्तन आता है, एग्रेसिव मूड में आते हैं। तो हम पूर्व किशोरावस्था तक भी हम कह सकते हैं कि हम भविष्य की योजना नहीं बनाते हैं पूर्व किशोरावस्था तक, एज यू नो, है नहीं। हम बनाने जब पूर्व किशोरावस्था का जब अंत होता है तब हमें जाकर कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है। एज ए रूल आज तो बच्चे बहुत डेवलप्ड हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था में सूझबूझ जो है भविष्य की डेवलप्ड हो जाती है। लेकिन हम कहें बाद की बाल्यावस्था में, यानी कि 11 साल से पहले की में, हमें कहीं भविष्य की कोई योजना नहीं दिखती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो भाषा विकास से कौन है, याद रखिएगा, ये रट्टामार चीज़ें हैं और आपको याद ही रखना पड़ेगा चॉम्स्की को। चॉम्स्की जी बहुत ज़्यादा फेमस है भाषा विकास के लिए, तो इनको याद रखना है। इन्होंने कहा है कि बच्चों में जो जन्मजात जो होते हैं व्याकरण जो होती है उनमें निहित होती है, उनके शरीर में ही, उनके हाव भाव में ही व्याकरण जो है घुसी पड़ी है, जन्मजात रूप से व्याकरण होती है। तो बच्चों को भाषा सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप जो है भाषा सीख लेते हैं। चाहे चिड़िया के बच्चे हो, चाहे मानव के बच्चे हो, सभी को अपना भाषा अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। तो ये चॉम्स्की की जो है ये है, और याद रखिएगा ये व्याकरण जहाँ शब्द आ जाएगा ना तो चॉम्स्की को ही ठोकिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है इन्होंने एक शब्द दिया है सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी है, जो अंतर्निहित होता है, यह जन्मजात होता है। ठीक है ना, बच्चों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नया आपको दिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये रिपीटेड है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था। तो सेम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अभी हमने देखा था अधिगम के प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है।
कुछ 2017 वाले में देखा था। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के और विलंब विकास से संबंधित है? तो सभी को पता है गिरोह अवस्था किस में कहते हैं। तो गिरोह आप किस में बनाते हो? देखिए आप थोड़ा सा आप किशोरावस्था में मत जाइएगा। गिरोह देखिए बच्चों का टोली किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है ना, तो बाल्यावस्था की एज क्या आपको दिख रही है? 8 से 10 वर्ष ही दिख रही होगी, है नहीं? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? देखिए ना, बच्चे एकदम ग्रुप बनाकर खेलते हैं, साइकिल के पहिया लेकर दौड़ते हैं, गेना गुल्ली डंडा ये सब खेलते हैं। ठीक है ना, तो गिरोह में खेलते हैं कबड्डी और पता नहीं कौन कौन सा गेम होता है नहीं? तो ये सब कंचे वंचे खेलते हैं। तो ये सब किस में? गिरोह में रहते हैं। और कौन सी एज है? 6 to 8 to 10 है मेरे अनुसार होगी। और बाकी आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो अभी आपने देखा है, अब तृतीय पूछ दिया है, तृतीय भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन देख रहे कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो है आप, और जब क्वेश्चन का सारा ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो इसका आंसर आप जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर दे लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देख रहेंगे अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी जो है रुचि, ऑप्शन डी क्या है? विषय वस्तु का स्वरूप। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, जो अधिगम में योगदान वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है ना, प्रेरणा होनी चाहिए अधिगम की इच्छा होनी चाहिए, अधिगम की रुचि नहीं है तो विषय वस्तु आपके पास हजारों रख दी जाए आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में सामाजिक मूल्य में कौन सा है? सामाजिक मूल्य में कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो आपके अनुसार यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे और आंसर दे लेंगे। तो प्राथमिक लक्ष्य हमारा कोई मूल्य सामाजिक मूल्य नहीं है। मूल्य मतलब जानते हैं ना, कोई अच्छी बात है। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति हमारा कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। आक्रामक ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खत्म, ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 24 हो गया, आए 25 पे। 25 देखेंगे, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किस के उदाहरण हैं? तो इस किसके उदाहरण है? ये स्वतः शोध के उदाहरण है। अब मैंने कहा कि अन्वेषण जहाँ पर हो रहा है, अन्वेषण यानी खोज, और साधन साक्ष्य यानी कि हम साधन के साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि हम स्वतः क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हुए, यह किसने कहा है? हालांकि ऐसा सेम कुछ ना कुछ सेम जो है कथन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था। तो किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था, है नहीं? गेस्टाल्ट ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है गेस्टाल्ट, तो ऑप्शन जो है इसका नहीं है, आंसर गेस्टाल्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है, निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने प्रीवियस ईयर में किया है। तो प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? ये साचार्य का नहीं शामिल है, बाकी ये तीनों जो है शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगी इतना एक्सप्लेनेशन, बार बार एक्सप्लेनेशन करवाना पड़ रहा है। जो रिपीटेड है उसका मुझे नहीं लगता करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, ये पॉलबॉ के सिद्धांत को ही कहा गया है नहीं? हाँ, जब कुत्ते पे जो है कुत्ते पे जो क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुत्ते में क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन ही तो आता है ना? तो इस पर क्या आंसर हो जाएगा? व्यवहार का परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो पॉल्वो ने जो क्लासिकल थ्योरी अपनी दी है, तो उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो उसको क्या करना है? आपको याद करना है। याद करने के लिए मेरे पास अच्छा खासा नोट्स है, आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है ना, अदरवाइज वही है डिमांड और सप्लाई वाला सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नोट्स अच्छा लगेगा तो मैं, अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो भी बताइएगा। ठीक है ना। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है जी? बताइए। ए समिश्र अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन,
प्राचीन अनुबंधन, चीन अनुबंधन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन। ये आपको याद करना है, रट्टा मार चीज़ें है, इसमें कोई 30 मार खान नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम कौन सी विशेषता नहीं है जी? आगे देखते हैं। ऑप्शन ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। देखिए अधिगम क्या है? एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया तो है, क्योंकि जब कुछ अधिगम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य रखेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, आप साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, तो इसका क्या आउटकम है, इसका क्या लक्ष्य है? आपको सीटेट पास करना है या यूपी टेट पास करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। यानी कि क्या है? आप कहीं ना कहीं अभिवृद्धि कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, अधिगम को सीख सीख कर, है नहीं? तो ग्रोथ भी है आपकी। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो हमें क्या है, एक हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। जब हम साइकोलॉजी जानने लगेंगे, बच्चों का व्यवहार जानने लगेंगे, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? जब हम कुछ चीज़ें जान जाएंगे तो हमारे जो मिथ्या मिथ्या हमारे दिमाग में भरी पड़ी है वो हटेगी कि नहीं हटेगी? तो हम उससे कुछ लोगों से क्या थोड़ा अलग व्यवहार करेंगे। यहाँ अपेक्षाकृत दे दिया है कि अगर आप इन नियमों को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका व्यवहार जो है बना रहेगा। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो खत्म हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस आपको रहनी चाहिए, तभी आप नियमों को याद रखेंगे और उसी के अनुसार अपना व्यवहार भी करेंगे। अगर आपको नियम ही याद नहीं है तो आप क्या वैसा व्यवहार करेंगे? आपको पता ही नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये अपेक्षाकृत है भाई, है नहीं? अपेक्षाकृत। प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है ना? ऑप्शन ए देख रहे हैं कि अधिगम या अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता भाई। मान लो कोई बहुत ज्ञानी है नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो आप जानेंगे क्या कि उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज ये कंप्लीट हुआ है साइकोलॉजी। कल हम पर्यावरण स्टार्ट करेंगे और पर्यावरण के सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके सारे ईयर के देखेंगे। उसके बाद मैथ करेंगे, देन उसके बाद संस्कृत एंड इंग्लिश का साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि संस्कृत इंग्लिश दोनों ऑप्शनल है, इसलिए दोनों का साथ में चलेगा। एक एक वीडियो दोनों की एक सेम डेज पे आएगी। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आई होप यू एंजॉय इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी इससे, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको अगर साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए, सिर्फ साइकोलॉजी का, हालांकि पर्यावरण का भी दे सकती हूँ, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए लेंदी हो जाएगा। तो हिंदी का आप लोग आदित्य पब्लिकेशन से पढ़िएगा। मैथ RS अग्रवाल रख लीजिए। नहीं लेंगे तो भी बहुत सिंपल मैथ आता है, PYQ कर आप जो है आगे जाकर सॉल्व कर। मैं मैथ के लिए कहूँगी बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाइए, आगे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। उसके साथ अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, तो पर्यावरण का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ 2 मैराथन ले लीजिए, यूट्यूब से हो जाएगा। उसके साथ जो है साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी के लिए अगर नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप आपकी इच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। और नोट्स मेरे द्वारा जो भी बनाए गए नोट्स से आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना? आई थिंक मैंने पूरा कर दिया। हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब की मैराथन क्लासेस लें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।